ओके फ्रेंड्स, तो अब चैप्टर के बाद आती है एक्सरसाइज की बारी। हीट एंड टेम्परेचर पे एक क्विक एक्सरसाइज टू टेस्ट द नॉलेज जो हमने अब तक पढ़ी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको आंसर करना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो आपके हिसाब से क्या है, हीट एक एनर्जी की फॉर्म है या नहीं? एंड लेट्स सी, इट्स ट्रू। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। हमने हीट को कितनी तरह से यूज किया है, एक एनर्जी के सोर्स पे यूज किया है जो बहुत सारी चीजों के चलने में हमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस कराता है, चाहे वो बल्ब हो, चाहे हमारे घर के अप्लायंसेज हो। सो इसीलिए स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टू दी other question. All fuels produce heat energy on burning. True or false? All fuels, ये सब fuels की बात कर रहे हैं कि जब भी हम उनको बर्न करते हैं क्या वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है? सोचिएगा, इस सिचुएशन को अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिएगा, तब आंसर बताएगा। क्योंकि हमारे हिसाब से इसका आंसर है फॉल्स। बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स हैं आपकी बॉडी में भी जो बर्न करते हैं या आसपास भी बर्निंग होती है जिसमें कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही फ्यूल्स बर्न करने पे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? ये बहुत क्विक क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये सारे आपको एग्जाम में वन वन वर्ड, नेम द फॉलोइंग, किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प इन आंसरिंग। सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये प्रोसीजर आप अपने घर पे भी अप्लाई करते हो वाटर को फ्रीज करते टाइम। सो वी ऑल नो द आंसर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं है। नाउ लेट्स सी द अदर क्वेश्चन। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? अगेन ये भी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हम एवरीडे लाइफ में खुद करते हैं। तो जब वाटर का हमसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है, इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। आई होप आप सब इस बात को बहुत पहले से जानते हैं, बट अगेन एज आई सेड इट्स अ क्विक रिकैप। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। तो आप कौन सी ऐसी चीज यूज करते हो जब भी आपको किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर करना होता है? हीट एंड चैप्टर, हीट एंड टेम्परेचर में हमने यही पढ़ा है। तो वो क्या चीज है, वो क्या डिवाइस है? आप सबको आंसर पता है, दैट इज कॉल्ड अ थर्मोमीटर। कोई डाउट नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। हाँ, थर्मोमीटर दो तरह के होते हैं, ये हमने पढ़ा था। क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कि वो बॉडी टेम्परेचर है या किसी ऑब्जेक्ट का है, तो हम सिंपली थर्मोमीटर लिखेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द यूज ऑफ अ थर्मोमीटर? जो पहला क्वेश्चन था उसका बिल्कुल उल्टा आंसर। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह से रोटेट होते हैं। यहाँ पे आपको थर्मोमीटर तो दिया हुआ है पर उसका यूज नहीं दिया हुआ, और पिछले क्वेश्चन में आपको उसका यूज दिया हुआ था और आपको डिवाइस बताना था। तो जब हम दोनों तरह से क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो अब जब हम उसका यूज पूछेंगे थर्मोमीटर का, तो आप क्या लिखेंगे? द यूज ऑफ अ थर्मोमीटर इज मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, राइट? सो जब भी हमें बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होता है, व्हेन वी आर नॉट फीलिंग वेल, व्हेन वी आर फीलिंग सिक, या हमें तब थोड़ा सा शक होता है कि हम यूजुअली बहुत वार्म नहीं है पर आज हम वार्म है, तो हम एक क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट रेंज ऑफ टेम्परेचर कैन थर्मोमीटर मेजर? यस, ये बहुत जरूरी चीज है जो हमें अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि जैसा कि थर्मोमीटर्स भी दो तरह के हैं, क्लिनिकल, लेबोरेटरी, दोनों का रेंज अलग है क्योंकि दोनों टेम्परेचर तो मेजर करते हैं पर अलग अलग चीजों के लिए करते हैं। तो जब हमसे पूछा गया है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो। 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक की जो रेंज है वो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, के बीच में होता है, जो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर करता है। ओके, तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछता है। एट व्हाट टेम्परेचर डू फ्रोजन फूड स्टे सेफ एंड जर्म फ्री? इन सब क्वेश्चन से आपको एक अंदाजा लगा होगा टेम्परेचर कितना मायने रखता है, राइट? वो थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी नॉर्मल सिचुएशन से दूर हो जाता है। तो चाहे वो आपकी बॉडी हो, चाहे वो आपके आसपास पड़ी हुई चीजें हो, सबका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है
जो हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं फ्रोजन फूड्स की, आपने देखा है आजकल कितने फ्रोजन फूड्स हम लोग यूज करते हैं, एंड व्हाट इज द टेक्निक, उसके पीछे क्या लॉजिक है फ्रोजन चीजों को यूज करने का, कि किसी टेम्परेचर पे क्या ऐसा है, अगर उसको हम फ्रोजन बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसको बाहर रखूंगी वो खराब हो जाएगा। बट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम पे जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी इनएक्टिव रहती हैं, जितने भी जर्म्स जो उसको खराब कर सकते हैं इस टेम्परेचर पे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो अनएक्टिव होते हैं, और वो टेम्परेचर रेंज है -18 डिग्री सेल्सियस। आप समझो इस टाइम पे तो ऑब्वियसली वो इनएक्टिव हो जाएंगे, 0 डिग्री से भी -18 पीछे, राइट। तो उनकी जो सिचुएशन होती है वो इस पे बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, ताकि वो उन चीजों को खराब ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड व्हेन? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, नेम द फॉलोइंग में, फिलअप्स में भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, बट आपको आंसर सिर्फ याद होगा तो क्वेश्चन चाहे किसी भी फॉर्म में आएगा आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो जब वो आपसे पूछते हैं कि किसने क्लिनिकल थर्मोमीटर इन्वेंट किया, द आंसर इज थॉमस क्लिफर्ड एल्बर्ट एंड द ईयर वाज 1867। प्लीज इसको नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को बहुत बारी भूल जाते हैं कि उसका नाम क्या है या कौन से ईयर में था। ये क्वेश्चन वन वर्ड में किसी भी फॉर्म में आपको आ सकता है। आई होप आप सबने ये क्वेश्चन लिख लिया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। What is the normal human body temperature in Fahrenheit scale? अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जहाँ पे हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो आपको याद होगा हमने स्केल्स भी पढ़े थे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो अब आपको क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है कि वो क्या पूछ रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में, जल्दबाजी में क्वेश्चन ढंग से रीड नहीं करते। टेम्परेचर देखा, हाँ हाँ मुझे आता है, और ओवर कॉन्फिडेंस से आप सिर्फ आंसर लिख देते हो विदाउट रीडिंग द स्केल। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे आपसे फ़ारेनहाइट स्केल पूछा हुआ है, क्योंकि जब अभी डिग्री सेल्सियस की बात करी थी वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं दैट इज 98.6 फ़ारेनहाइट। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये हमारा नॉर्मल है। अगर किसी की भी बॉडी इतना टेम्परेचर शो करती है दैट मीन्स यू आर नॉर्मल। बट यस, जैसे ही इधर या उधर लेफ्ट राइट में कुछ इंक्रीजिंग और एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ, आपकी बॉडी का हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। Next, why we should not laugh, talk, yawn while the clinical thermometer is inside our mouth? Yes, करके देखो, very simple, आंसर अपने आप मिल जाएगा। करके देखो, प्रैक्टिकली डू इट। पुट अ थर्मोमीटर, बात करो किसी से, हंसो, उबासी लो, और फिर देखो क्या होता है। आपको लगता है रीडिंग सही आएगी? नहीं आएगी। और क्यों नहीं आएगी रीडिंग सही? क्योंकि जब भी हम थर्मोमीटर लगाते हैं कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है थर्मोमीटर में, और अगर आप बोलते हैं, हंसते हैं, यौन करते हैं या कुछ भी करते हैं जिससे आपका थर्मोमीटर जो है बार बार हिलने लग जाएगा, आपकी रीडिंग्स जो है उस पर इफेक्ट आएगा, नंबर 1। नंबर 2, थर्मोमीटर भी टूट सकता है, इट कैन ब्रेक एक्सीडेंटली एंड वी हैव इनहेल टॉक्सिक मर्करी इनसाइड, क्योंकि थर्मोमीटर के जो अंदर का लिक्विड है दैट इज मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी इज अ वेरी 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 टॉक्सिक सब्सटेंस। सो मर्क्यूरी का स्पिल होना बहुत ही डेंजरस है। अगर वो कहीं पे भी आपकी बॉडी में इनहेल हो गया, इट कैन बी डेडली, इट कैन टेक योर लाइफ। सो रीडिंग तो इफेक्ट होगी ही होगी, अगर एक्सीडेंटली थर्मोमीटर भी ब्रेक हो जाता है तो आपकी लाइफ भी डेंजर में आ सकती है। सो बी वेरी केयरफुल। डोंट थिंक एक छोटी सी चीज है और उसको हम बहुत लाइटली लेते हैं, बट समटाइम्स ये छोटी छोटी चीजें बहुत ट्रबल क्रिएट कर सकती हैं। ओके, सो बी वेयर, दैट इज वाई आपको प्रिकॉशंस पढ़ाई जाती हैं ताकि आप उनको फॉलो कर सको। What should you do if the thermometer breaks? अगला सवाल वही है कि चलो मान लिया गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं हुआ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस स्टेप पे सिचुएशन में आपको कैसे एक्ट करना है। तो कोई सोच सकता है कैसे एक्ट करना चाहिए, जैसा कि मैंने बोला मर्क्यूरी बहुत टॉक्सिक है, तो आपको क्या करना चाहिए? इंटेलिजेंटली मर्क्यूरी को टच भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले और केयरफुली आपको, जब वो स्पिल हो जाती है, जहां पे भी मर्क्यूरी स्पिल होती है, आपको हमेशा घर में आटा पड़ा हुआ होता है, एक डो लेना है और उसी के ऊपर उसको रोल करना है ताकि आपके हैंड सेफ रहें। ग्लव्स पहनो, हाथों को कवर करो और उस मर्क्यूरी को डो पे लगाओ ताकि जितनी जमीन पे गिरी हुई मर्क्यूरी है वो उस आटे पे चिपक जाए। और फिर ये नहीं कि आटे को जाके डस्टबिन में फेंक दें, आपके घर में बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं जिनको इस चीजों की कोई नॉलेज नहीं है। सो सबसे पहली बात, क्लिनिकल जो वेस्ट होता है वो आपको केमिकल डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए, जो येलो कलर्स के हॉस्पिटल्स के बाहर होते हैं। तो जब भी आप के साथ एक्सीडेंटली मर्करी कहीं स्पिल होती है, तरीका यही है, उसको किसी डो में लपेटो और धीरे से, बहुत समझदारी से उसको जाके किसी केमिकल डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ कर दो। दैट्स इट।
ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग अ थर्मोमीटर। नेक्स्ट, क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो अब इस क्वेश्चन में आपसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पूछी गई है। हमने ये भी इस चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से हीट एनर्जी और दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, राइट? तो जब हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ वुड की, फ्यूल सेल्स की या स्टीम इंजन की, कैलकुलेट इन योर माइंड कौन सी एनर्जी से हम स्टार्ट हुए और कौन सी एनर्जी में चेंजेस आने शुरू हुए। तो सबसे पहले अगर हम बर्निंग ऑफ वुड की बात करते हैं, तो हमारा जो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होना चाहिए। ध्यान से सुनो, जब आप लकड़ को जलाते हो तो केमिकल एनर्जी जो है उस लकड़ के अंदर, यस, केमिकल एनर्जी कहाँ थी? लकड़ के अंदर। वो किस में कन्वर्ट हुई? हीट और लाइट एनर्जी में। क्यों हीट? क्योंकि जब वो जलेगी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एंड यस उसके साथ फ्लेम भी आता है जो कि लाइट एनर्जी है। तो अगर कहीं आप कंफ्यूज होते हो, उस प्रोसेस को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करो, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट? सेकेंड हमारे हैं फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स जो आप घर पे यूज करते हो, तो जब हम उसके एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? फ्यूल सेल्स में केमिकल एनर्जी होती है, क्योंकि आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, आपको ये पता है सेल्स के अंदर भी केमिकल्स यूज होते हैं। तो जब हम फ्यूल सेल्स की बात करते हैं, जो भी केमिकल्स उस सेल के अंदर हैं, उसकी केमिकल एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्यों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? क्योंकि आप हमेशा सेल्स यूज ही वहां करते हो जहां आपने अप्लायंस को चलाना है, राइट? बिना बिजली के हम सेल्स वहीं डालते हैं, राइट? ताकि कहीं पे सॉकेट नहीं है, कहीं पे वायरिंग नहीं है, तो हम सेल्स डाल के अपना काम करते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है? जो केमिकल एनर्जी सेल्स में स्टोर्ड है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं स्टीम इंजन की। आप सबको पता है स्टीम इंजन क्या है, नाम से पता चल रहा है उसमें स्टीम एनर्जी होती है, राइट? तो उस केस में इस स्टीम से बनी हुई जो भी हीट एनर्जी आएगी, भाप बहुत गर्म होती है, घर पे भी हम बहुत उस चीज का एक इंट्रो ले लेते हैं, अगर कभी आप कभी भी किचन में थोड़ी बहुत कुकिंग की हो या सिर्फ पानी ही उबाला हो, तो दैट हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, जिससे वो यूज में लाते हैं, राइट? अपने और काम कर सकते हो, जनरेटर्स के साथ कंबाइन कर सकते हो, ये मैकेनिकल एनर्जी उनको रन करने के काम आएगी। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये सिर्फ 3 एग्जांपल्स हैं, आपके आसपास बहुत कुछ होता है। तो इसमें आपको ये आइडिया मिलता है जब ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कैसे सोचना है, आपको अपने दिमाग में उस प्रोसेस को रखना है, हम कहाँ से शुरू हुए, फिर क्या हुआ और फिर क्या हुआ, और इस तरह से आपको एक एक करके ये स्टेप पता चलता रहेगा। ऑलराइट, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं बस उसको पुट टू यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस कैन एन ऑब्जेक्ट अंडरगो ऑन गेटिंग हीटेड? तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, मैंने किसी चीज को हीट किया तो मैं क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकती हूँ उस ऑब्जेक्ट में होंगी। सब में एक जैसा असर कभी भी नहीं आता, राइट? इसीलिए इसके पैरामीटर सिर्फ एक हो ही नहीं सकते। आप सोचो, अब आप कुछ चीज को बर्न करना स्टार्ट करते हो, जलाना शुरू करते हो, हीट करना शुरू करते हो, तो आपके हिसाब से उसमें कौन कौन से चेंजेस आने चाहिए। ओके, सो जब इसका हमने आंसर देखा तो वो हमें क्या समझा रहा है? किसी भी चीज को उसमें सब मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे उसका स्टेट सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। तो वो सॉलिड से बनी हुई है तो उसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होंगे, लिक्विड से बनी होगी तो मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा गैप होगा, और अगर वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो बहुत दूर दूर तक होते हैं, राइट? इतना हम सबको मालूम है। तो सबसे बड़ी बात यही है, जब आप किसी भी चीज को हीट करते हो तो क्या होगा? जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ही उसको हीट मिलती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती रहेगी और वो जोर से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो उनका स्टेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर वो पहले आराम से बैठे हुए थे, और उसके बाद क्या होगा? उनकी स्टेट ऑफ एनर्जी चेंज होनी शुरू हो जाएगी, राइट? दिस इज नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड यस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साइंस की, तो हम ये लॉजिक ज्यादा देते हैं। बाकी अगर आपके मन में पॉइंट आता है डिस्कलरेशन का, या आपके मन में आता है कि या उसका स्मेल चेंज हो सकता है, वो दूसरे फैक्टर्स हैं, बट साइंटिफिकली अगर हम सोचें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चेंज ऑफ स्टेट है, व्हिच टेक्स प्लेस बिकॉज द मॉलिक्यूल स्टार्ट्स मूविंग फास्ट। ओके, नेक्स्ट, कैन वी यूज द थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर? ये आंसर क्या होना चाहिए? हम पानी को बॉईल कर रहे हैं और अब मुझे बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नोट करना है, तो क्या मैं एक थर्मोमीटर यूज कर सकती हूँ? नो, राइट? वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना,
क्वेश्चन में अगर आपको मैं यहाँ पे देती क्लिनिकल थर्मोमीटर तो आंसर हमेशा नो होता, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको आता लेबोरेटरी थर्मोमीटर तो आंसर क्या होता? यस, राइट। सो बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक वर्ड इधर उधर से इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो अगर यहाँ पे थर्मोमीटर के साथ लेबोरेटरी थर्मोमीटर लिखा होता तो हमारा आंसर यस होता, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर उन ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को मेजर करता है विच इज आउटसाइड ह्यूमन बॉडी, राइट। और क्लिनिकल सिर्फ ह्यूमन बॉडी के ही टेम्परेचर को मेजर करता है, उसी का रेंज वो रीड कर सकता है। नेक्स्ट, वाई थर्मोमीटर हैव अ किंक। हमने जब फीचर्स पढ़े थे थर्मोमीटर के तो हमने किंक के बारे में पढ़ा था, जो एक स्पेशलाइज्ड फीचर है थर्मोमीटर्स के अंदर। पर अब वो यही आपसे पूछ रहे हैं कि किंक अगर ना हो थर्मोमीटर में क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि तब आप रीडिंग ढंग से नहीं कर पाओगे। Kink prevents the mercury level from falling so that we can read the temperature of the patient carefully. जब आप किसी की बॉडी पे भी थर्मोमीटर लगाते हो, आप उसके बाद थर्मोमीटर को निकालते हो बॉडी से और फिर थोड़ी देर में रीड करते हो। अगर किंक नहीं होगा, बॉडी से निकालते ही रीडिंग 0 पे आ जाएगी। तो जब तक आप निकालोगे तब तक रीडिंग ही चली जाएगी, तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसका बॉडी का तो टेम्परेचर कितना है? यही काम किंक करता है, वो उसको वापस आने से रोकता है जब तक आप रीडिंग नोट ना करें। इसीलिए आपको एक जर्क देना पड़ता है जब आपको किसी और के साथ उसी सेम थर्मोमीटर को यूज करना है, ताकि हमारा मर्करी का लेवल नॉर्मल आ जाए। ऑलराइट, किंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, Why should thermometer be washed, clean and dried before every use? मुझे ना भी बताना पड़े तो I think everybody understands logic of sterilization, logic of hygiene after COVID time। सबको पता है इन चीजों की वैल्यू कितनी है। तो चाहे वो एक छोटी सी चीज है जो आप अपने मुंह में डाल रहे हो, और हो सकता है उस चीज को बहुत सारे और लोग भी यूज कर चुके हैं या करेंगे आगे जाने में, आपको चीजों को, सिचुएशंस को बहुत हेल्दी रखना है। तो हमारा मेन पॉइंट यहाँ पे इसीलिए है, हम ये नहीं चाहते कि किसी के भी जर्म्स, चाहे पुराने किसी ने यूज किए हो, चाहे उसको आगे कोई यूज करेगा, टू फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। So to prevent the spread of germs from one body to another, we make sure that thermometers are washed, clean and dried before and after every use. Okay? ये हम सब फॉलो करते हैं। Why should thermometer be given 2 or 3 soft jerks before we use? हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आप किंक की बात कर चुके हो, आप ये भी जानते हो कि एक थर्मोमीटर पर बॉडी नहीं होता, उसको बहुत सारे पहले भी यूज कर चुके हैं और बहुत सारे बाद में भी यूज करेंगे। तो हमारे लिए प्रिकॉशंस में एक चीज यही आती है, जो भी स्टेप्स हम अंडरटेक करते हैं थर्मोमीटर की रीडिंग नोट करने के लिए, कि हमें ये भी मेक श्योर करना चाहिए उसको यूज करने से पहले हम उसे 2-3 बार ऐसे ऐसे जरूर करते हैं। और कई बार तो लोग लगाने के बाद ही सबसे पहले टेम्परेचर देख के ऐसे ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो मेक श्योर करते हैं वो रीडिंग जो है जहां पर थी वहां से नॉर्मल 0 पे आ जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको जो भी यूज करे उसके लिए एक फ्रेश और एक्यूरेट रीडिंग हो, राइट? सो दैट द लेवल ऑफ द मर्करी कम्स टू नॉर्मल and there is no mismatching, no chance of a wrong reading। इसीलिए हमें जर्क्स देना जरूरी है। ठीक है? What precautions would you observe while reading a clinical thermometer? So बिट्स पीसेस में तो हमने बहुत सारी प्रिकॉशंस पढ़ ली, अब हम उन सबको सम अप करते हैं कि अगर हमें ये सारी प्रिकॉशंस लेनी है एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को रीड करते टाइम, तो हमें क्या करना चाहिए? इट शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज, जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है। Ensure that the mercury level is below 35 because 35 is the starting point। जर्किंग करने का मतलब ही यही होता है, हम मेक श्योर करते हैं वो 0 पे, एज आई सेड वहां का 0 इज 35 डिग्री सेल्सियस। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ द mercury along the line of sight। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जब भी रीडिंग लेते हो इट शुड होल्ड परपेंडिकुलरली टू योर लाइन ऑफ साइट लाइक दिस। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ये सारे लाइन ऑफ साइट से दूर हैं। इस केस में आपकी रीडिंग कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगी, क्योंकि थर्मोमीटर या तो ऐसे जा रहा है या तो ऐसे जा रहा है। ऑलराइट, सो लाइन ऑफ साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बल्ब व्हाइल रीडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वाला एरिया जो होता है दैट वाज इन योर माउथ, सो यू मेक श्योर जर्म कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ेगा अगर आप उसको बल्ब से होल्ड करते हैं, और गिरने के चांसेस भी होते हैं। सो यू शुड नेवर एवर होल्ड द थर्मोमीटर फ्रॉम द बल्ब। ओके, now let's move to the next question। so thermal power station में
कौन सी एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है, जो स्टीम एनर्जी को यूज करता है। तो मैं भी बोलने वाली थी, मेरे मुंह से आंसर निकलने वाला था, क्योंकि दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल, न्यूक्लियर या हीट एनर्जी। यस, द करेक्ट आंसर इज हीट एनर्जी, क्योंकि लाइट दूर दूर तक नहीं, मैकेनिकल वो तो बाद में मिलेगी आपको, और न्यूक्लियर एनर्जी की तो यहाँ कोई बात है ही नहीं, हमें न्यूक्लियर एनर्जी कहीं चाहिए ही नहीं। सो बेसिकली जो भी हमारी स्टीम से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। Okay, now let's take the next question. By rubbing your palms, you transfer mechanical energy into dash. Electrical energy, nuclear energy, light energy and heat energy. Rubbing the palms हम कब करते हैं, सर्दियों में, यूं 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 यूं, है ना, करते हैं ना। तो क्या होता है और क्यों करते हैं, जब भी हम ऐसा करते हैं हम सर्दियों में ही क्यों करते हैं, और उसका इफेक्ट क्या होता है, हमें गर्मी लगनी शुरू हो जाती है ना। सबसे पहले जब सुबह सुबह बहुत ठंड लगती है, सबसे पहला काम ये करते हैं ऐसे ऐसे करो, स्कूल में भी एक्सरसाइजेस कराते हैं ऐसे ऐसे करो। क्यों, क्योंकि आपके हाथों की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस फॉर्म में चेंज होगी, वो होगी हीट एनर्जी में कन्वर्ट, जिसकी वजह से आपको गर्मी महसूस होती है एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर एंड कंफर्टेबल। ओके, सो अगेन आई सेड, कभी भी कंफ्यूजन हो, डू दैट प्रैक्टिस एंड फाइंड आउट द आंसर। The degree of hotness of a body is called its dash. बहुत सिंपल, टेम्परेचर, थर्मोमीटर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल्स हैं, थर्मोमीटर डिवाइस का नाम है, और टेम्परेचर हमारी टर्म है जिससे आप डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस मेजर करते हो एक बॉडी के अंदर। यस, सो आंसर बहुत सिंपल है। जब भी आपको कंफ्यूजन होता है हर पॉइंट को अप्लाई करके देखो, आंसर अपने आप मिल जाएगा। ऑलराइट, next, a laboratory thermometer is generally graduated from what? That means आपको इसमें रेंज बताना है एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। नॉर्मल थर्मोमीटर का तो हम पढ़ चुके हैं और हमने डिस्कस भी करा था वन वर्ड में। अब अगर हम बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, तो उसका एक्यूरेट रेंज क्या होगा, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, आउट ऑफ ऑल द फोर, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज दिस। वेरी गुड, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे लेबोरेटरी थर्मोमीटर का करेक्ट रेंज है। बहुत ध्यान से याद रखना, नोट करो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगेन ऐसे अगर वन वर्ड में नहीं आएगा, आपको डिफरेंशिएट में पूछ सकते हैं। ये रेंज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, आपको गलत रेंज दे देंगे, आपसे पूछेंगे ट्रू है या फॉल्स है। सो कुछ भी हो, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो, रेंजेस याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इस चैप्टर के क्रंच है। ओके, नेक्स्ट, 1 liter of water at 300 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 500 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be. अब आपको बताना है, इसका मतलब ये है 300 डिग्री सेल्सियस का जो पानी था वो मैंने 500 के साथ मिक्स कर दिया, तो मिक्सचर का टेम्परेचर अब कितना हो जाएगा। तो ये इनिशियली टेम्परेचर कम था और जिसमें मैंने डाला उसका टेम्परेचर ज्यादा था। सो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 300 और 500 के बीच में। यस, ऐड तो होगा नहीं क्योंकि हीट ट्रांसफर होगी। यस, तो 500 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 500 इज द अपर लिमिट। तो जब भी आप ऐसा कुछ करते हो तो ज्यादा वाला हमेशा कम में ट्रांसफर करता है ना, और कम जो है वो ज्यादा वाले का ले लेगा। तो रेंज तो हमेशा दोनों के बीच का आएगा ना। तो ये वाला लॉजिक हुआ। 800 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे ऐड नहीं होगा, हीट ट्रांसफर होगी, राइट। और 200 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो तो इतना ठंडा भी नहीं है कि वो उसको कम ही ले जाए, राइट। तो रेंज हमेशा इन्हीं दोनों के बीच में रहेगी, क्योंकि या ज्यादा से कम में आया, कम से ज्यादा में एनर्जी ट्रांसफर हुई। ओके, सो ये एक थॉटफुल क्वेश्चन था जो आपको बहुत इजीली कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब इससे पहले कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होते क्या हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो एज आई सेड, आई टॉट यू, कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देते हैं, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देते। सो सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। जितना जरूरी कंडक्टर्स है उतने जरूर इंसुलेटर्स भी हैं हमारे लिए, क्योंकि बहुत जगहों पे वो आपको बचाएंगे। और कंडक्टर्स, क्योंकि हमें जहां जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज करना है हम वहां पे कंडक्टर्स को यूज करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो कंडक्टर्स, आयरन, कॉपर, और बहुत सारे हो सकते हैं वायरिंग में, जहां जहां पे भी बिजली यूज होती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना,
वायर्स चाहे कॉपर की हो, उसके ऊपर हमेशा एक इंसुलेटेड लेयर इंसुलेटर्स की ही होती है, क्योंकि वायर्स को आप होल्ड करते हो। तो अंदर तो करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन बाहर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपको उनको टच करना है यूज करने के लिए। तो अगर वो करंट फ्लो होता ही रहेगा तो आपके हैंड्स पे भी आ सकता है, एंड दैट कैन गिव यू एन शॉक। तो वहां पे हम इंसुलेटर्स का यूज करते हैं, जो ज्यादातर प्लास्टिक और वुड से होते हैं। देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स which you have studied. So depending on your need, your understanding and your study point, आप कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हो। Okay, next question. Give why we wear dark colored clothes in winter. What is the reason? आप क्यों डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनते हो विंटर्स में? क्या सीजन्स का कलर से कुछ लेना देना है? क्या उसका कुछ इम्पैक्ट होता है? होता यही है, डार्क कलर्ड क्लोथ्स बहुत ज्यादा जो हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब भी आप डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हो, आपको क्या लगेगी, ठंड या गर्मी? गर्मी लगेगी। जैसा मैंने बोला कि वो बहुत सारा सन की जो हीट है वो एब्जॉर्ब करते हैं, गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं, तो आपकी बॉडी को हमेशा वार्म रखते हैं। और यही काम अगर आप गर्मी में काला पहन के बाहर निकल जाओ, क्या होगा? क्योंकि वो बहुत सारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहेंगे, आपका बुरा हाल होता जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ऊपर से आपने कपड़े डार्क पहन लिए हैं, तो वो डबल हीट आपकी बॉडी को मिल रही है, जिसकी वजह से आप बहुत अनईजी हो जाते हो, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हो। सो यही रीजन है करेक्ट कलर्स को चूज करना। घर को देखोगे तो लोगों के घर के जो बाहर के पेंट्स होते हैं वो भी जनरली बहुत लाइट कलर्स के होते हैं, और उसका भी यही रीजन होता है, क्योंकि अगर घर पे आप बहुत डार्क कलर्स कर दोगे, वो बहुत सारी हीट एनर्जी करेंगे। क्योंकि स्पेशली जहां आप रह रहे हैं, अगर आप दिल्ली जैसी स्टेट की बात करते हैं, वहां पे थ्रू आउट द ईयर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो समर्स है उसका रेशियो ज्यादा है एज कम्पेयर टू विंटर्स। तो घरों में भी बहुत अनईजीनेस हो जाएगी, अनकंफर्टेबलनेस हो जाएगी। We feel more comfortable with white colored clothes, which I was just talking about. So the logic again remains here. So जो white colored clothes है वो हम समझ में इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जो white color है वो heat का रिफ्लेक्टर है, एब्जॉर्बर नहीं है। तो मेरे पास अगर टच करने आएगी ही, मैंने लाइट कलर पहना है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगी और मेरी बॉडी कूल रहेगी। घर कूल रहेंगे अगर बाहर से लाइट कलर, जैसे हीट आई घर ने उसको रिफ्लेक्ट किया और हमारा घर अंदर से बहुत ठंडा रहा। सो ये सारे लॉजिक हैं जिसलिए हम समर्स में हमेशा लाइट कलर्स पहनते हैं, बिकॉज दैट मेक्स अस फील कंफर्टेबल। सबको ये नहीं पता, बट सबको इतना जरूर पता है कॉटन पहनो, लाइट है, आप कंफर्टेबल रहोगे। बट अब क्योंकि आपको हमने लॉजिक समझाया, जिसको नहीं पता उसे ये लॉजिक बताना आपका काम। ओके, कन्वेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड्स बाय। लॉजिकल क्वेश्चन है, पहले उससे पहले कन्वेक्शन क्या होता है ये समझना जरूरी है। कन्वेक्शन में एक्चुअली क्या होता है, आपके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह से। यस, जैसा हमने पानी को बॉईल करते टाइम पढ़ा था, नीचे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हीट के साथ सबसे पहले टच में आते हैं, तो वो जब गर्म हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं, ऊपर के जो ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे आते हैं। ये हमारा कन्वेक्शन है। तो क्वेश्चन ये है कि वो सॉलिड्स में क्यों नहीं होता? तो आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड है, उनके बीच में गैप ही नहीं होता। तो जब गैप नहीं होगा और आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो मॉलिक्यूल ट्रांसफर कैसे होंगे? उन्हें मूव करने की जगह ही नहीं मिलती, बिकॉज ऑफ देयर टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर। एंड दैट इज वाई कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड्स में नहीं हो पाती, क्योंकि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड है, उन्हें मूव करने के लिए जगह नहीं मिलती। लॉजिकल? यस, इट इज। Next, steel, copper, aluminium are used to make cooking utensils. Give reason. सोचो, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम किसके एग्जाम्पल्स हैं? क्योंकि वो सारे खाने के बर्तन में बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि उसमें हीट अच्छे से आ रही है, तभी तो हम उसको यूज कर रहे हैं। और वो क्या है जो अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को यूटिलाइज करते हैं, हीट को पास होने देते हैं? दे आर कंडक्टर्स। यस, आपने अभी पढ़ा। तो देखो क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आपको बस पॉइंट पे जाना है। और यहाँ पॉइंट ये है, ये सारे एग्जाम्पल्स गुड कंडक्टर्स के हैं जो अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और हमारा खाना बहुत अच्छी तरह से बनेगा। ऑल राइट, वेरी गुड। बैकेलाइट इज यूज्ड टू मेक द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। अब समझो इस बात को, ये हैंडल के लिए होता है। अब हैंडल अगर गर्म हो और मैं उसको पकड़ूं, हाथ जल जाता है ना? तो यही लॉजिक यहाँ लगेगा। ऐसा क्यों है कि हमने यूटेंसिल तो हमने कंडक्टर यूज किया, लेकिन हम जब
हैंडल्स की बात कर रहे हैं वो कभी भी कंडक्टर नहीं होगा। तो उसका आंसर क्या होगा? इसीलिए नहीं होगा ना क्योंकि वहां से तो हम उसको पकड़ेंगे। अगर वो एक पुअर कंडक्टर होगा तभी तो वो हमारे हाथों को हीट एनर्जी से बचाएगा, क्योंकि वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देगा। और यही काम बैकेलाइट का है, हमारे हैंड्स को बर्न होने से बचाता है, बिकॉज इट्स अ पुअर कंडक्टर और एन इंसुलेटर। ओके, नेक्स्ट, थर्मोकोल इज यूज टू मेक आइस बॉक्स टू कैरी आइस। वाई? ये आप सबने देखा है, स्पेशली अब एक रेडी वाले के पास तो इतने पैसे नहीं होते ना कि वो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स ले, वो इतनी गर्मी में गोला बेच रहे हैं। कभी आपने उनको देखा है वेंडर्स को? उनके पास छोटे छोटे थर्मोकोल बॉक्सेस होते हैं जिसमें से वो हमेशा बर्फ निकालते हैं और ये सारा काम करते हैं। और इतनी गर्मी में, धूप में, अगर वो हम यूजुअली बाहर भी बर्फ रख देना 10 मिनट के लिए, वो भी मेल्ट हो जाती है। तो थर्मोकोल का ऐसा क्या रोल है कि वो जो बॉक्स है उसमें आइस वैसे की वैसे रहती है? Yes? Yes, I will tell you the answer. Thermocol is a perfect example of an insulator. तो जब भी थर्मोकोल की हम बात करते हैं तो वो क्या करता है? इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है और जितनी भी हीट एनर्जी है उसको बाहर एस्केप नहीं होने देता। इन द अदर फॉर्म, आइस को जितना भी आइस को टेम्परेचर चाहिए, उसकी जितनी भी बाहर से एनर्जी है ना वो अंदर आ रही हो, अंदर से जो है वो बाहर नहीं जा रही। तो उन्होंने एक इंसुलेशन प्रोवाइड की है ताकि जितनी भी बर्फ अंदर है उसकी एनर्जी बाहर की एनर्जी से एक्सचेंज नहीं होती, इसीलिए आइस मेल्ट नहीं होती। और इसीलिए जो आइस बॉक्सेस हैं बेसिकली दे आर बिल्ड विद थर्मोकोल। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू सी, ओपन एंड चेक द डिफरेंस, आपको समझ आ जाएगा कि कितनी अच्छी इंसुलेशन थर्मोकोल बॉक्सेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डज द हैंडल ऑफ अ लार्ज मेटल स्पून बिकम्स हॉट इफ लेफ्ट इन द कुकिंग वेसल? ये हमारे साथ रोज किचन में होता है और कई बार हम रख के भूल भी जाते हैं। खाना बन गया, कड़ची को ऊपर रख दिया स्पून को और हम अंदर चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम वापस आते हैं हम भूल जाते हैं कि हमारा कुकर या हमारा यूटेंसिल बहुत गर्म था और हम नोइंगली और अनोइंगली हम जाके स्पून को डायरेक्टली पकड़ते हैं एंड व्हाट हैपेंस, हमारा हाथ जल जाता है। कई बार खाना पकता है, आप उसके ऊपर स्टील की प्लेट दे देते हो और आप फिर भूल जाते हो कि आपका यूटेंसिल तो बहुत गर्म है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो प्लेट है दैट इज अगेन अ कंडक्टर, तो जब आप उसको टच करते हो हाथ जल जाता है। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर हुआ उस गर्म यूटेंसिल से उस प्लेट में, विच इज डन ओनली इन कंडक्शन। तो एक्चुअली में यहाँ क्या होता है, कंडक्शन होता है प्रोसेस का, और कंडक्शन में हमेशा देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोथ द थिंग्स। तो यहाँ पे जो कुकिंग यूटेंसिल और मेटल स्पून है उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट रहता है, मॉलिक्यूल से हीट ट्रांसफर होती है जिसकी वजह से नोइंगली और हमारे हिसाब से तो हमने गैस बंद करके ऊपर प्लेट रखी थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस यूटेंसिल से जितनी भी हीट एनर्जी है वो पास हो जाएगी उस प्लेट में जिसको हम पकड़ेंगे और हमारा हाथ जल जाएगा, और मे बी अ मेटल स्पून जो हमने नोइंगली और अननोइंगली वहां रख दिया। So process of conduction is taking place. Okay. Next, why does conduction not occur in liquids and gases? ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिमिलर था जो अभी हमने पढ़ा था जब हमने बात करी थी कि सॉलिड्स में कंडक्शन नहीं होता, कन्वेक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंडक्शन लिक्विड और गैसेस में क्यों नहीं होता। अभी हमने पॉइंट पढ़ा था कंडक्शन में दोनों चीजों का कांटेक्ट में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हीट ट्रांसफर कांटेक्ट से होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल से नहीं होता। कन्वेक्शन में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जरूरी होता है, राइट? अब इसके आंसर में हम आते हैं लिक्विड और गैसेस की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे। लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड नहीं होते, उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, और यही होता है गैसेस में, मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, उनके बीच में गैप होता है। तो जब वो गैप प्रेजेंट होगा तो हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं बिकॉज ऑफ दैट गैप, राइट? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की हमें जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कंडक्शन में द कॉन्टैक्ट इज वेरी नेसेसरी, जो कि लिक्विड्स और गैसेस के मॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से नहीं हो पाता, एंड दैट इज द रीजन कंडक्शन लिक्विड्स और गैसेस में नहीं होता। बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर आपको कंडक्शन कन्वेक्शन अच्छे से समझ आता है और आपको ये पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स क्या हैं, आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो। All right, now let's talk about next, what causes ocean currents? बहुत सिंपल है, करंट्स फॉर्म हो रहे हैं, ओशन करंट्स फॉर्म हो रहे हैं। तो सबसे पहले ओशन करंट्स का लॉजिक क्या होता है, विंड मूव, करंट्स फॉर्म कैसे होते हैं जो हमने पढ़ा था, करंट्स फॉर्म होते हैं हमेशा अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ की वजह से। सन की जितनी रोशनी आ रही है वो जगह जगह पे अलग अलग आती है, लैंड पे उसका इफेक्ट अलग होता है, वाटर पे उसका अलग इफेक्ट होता है। सो ओशन करंट्स आने का भी सबसे बड़ा रीजन है कन्वेक्शन, क्योंकि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस
फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो जिन जिन एरियाज में हीट एब्जॉर्ब एनर्जी ज्यादा जल्दी हो गई है, वहां के मॉलिक्यूल्स हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं और मूव करना शुरू कर देते हैं उस साइड पे जहां पे मॉलिक्यूल्स ठंडे हैं। एंड मीनवाइल ठंडे मॉलिक्यूल्स उस गर्म हवा पे आके उसकी जगह ले लेते हैं, जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट्स फॉर्म होते हैं, राइट। तो ये नेचुरल फिनोमिनन है जिसमें क्वेश्चन करंट्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन। सोच के देखो, आंसर अपने आप मिल जाएगा। क्वेश्चन कहता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड, मतलब ज्यादा करनी है, कम करनी है हीट, क्या क्या है। सबसे पहला डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सन से जो जो चीजें, जो जो जगह बहुत पास है, पोलर रीजन्स की बात नहीं कर रहे हम, जो इक्वेटोरियल रीजन है, जब हम अर्थ का स्ट्रक्चर देखा था हमने चैप्टर में, तो जितनी प्लेसेस सन के बिल्कुल पास रहती हैं वहां का डिस्टेंस कम होता है, इसीलिए वहां पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, वो बहुत गर्म रहते हैं। और जैसे 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 हम पोल्स की तरफ जाते हैं, सन का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता रहता है और वहां पे हीट जो फॉर्म होती है वो कम होती है, इसीलिए वहां ठंड रहती है। देन कलर, कलर हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइट कलर समर्स में, डार्क कलर्स विंटर्स में, क्योंकि उसका लॉजिक है हीट एब्जॉर्प्शन के ऊपर। देन टेम्परेचर, ऑफ कोर्स अगर किसी जगह का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कोस्टल रीजन है, तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा क्योंकि कोस्टल रीजन में मॉडरेट रहता है, तो वहां पे भी हीट एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू एरियाज जो डायरेक्ट रहते हैं सनलाइट में, जहाँ का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है, जैसे डेजर्ट एरियाज है, तो वहां पे हीट एब्जॉर्प्शन हमेशा ज्यादा रहेगी। ऑलराइट, इन सब चीजों का लॉजिक सेंस बनाता है। आप ध्यान से सोचो, आपको आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे। Okay. Which of the following of these points which are given to you, you have to find out the odd one out. अब odd one out सोचने का तरीका क्या होता है कि कुछ एक चीज होगी, एक पॉइंट होगा जो कहीं ना कहीं बाकी सबसे मैच नहीं खाता। तो हम पढ़ते हैं स्टील, कॉपर, वुड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, तो कुछ अटपटा यहाँ क्या है? यस, अटपटा है हमारा वुड। और वुड क्यों अटपटा है? क्योंकि वुड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करता। स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वुड नहीं करता। तो वो सारे गुड कंडक्टर्स हैं और हमारा जो वुड है वो एक पुअर कंडक्टर है, जिसकी वजह से ये इन सारों में ऑड वन आउट है। ओके, सो इसी तरह से आपको कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है, लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा चैप्टर के अकॉर्डिंगली कि क्या अलग है इसमें। ओके, इज एयर अ गुड और अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट? वेरी सिंपल, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब हम वुलन क्लोथ्स पहनने की बात करते हैं तो हमने ये पॉइंट बहुत बार डिस्कस किया था कि जो एयर है वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। वुलन क्लोथ्स की बहुत सारी लेयर्स होती है। एक्चुअली में क्या होता है, इतनी सारी लेयर्स के बीच में अगर आप पहन लोगे तो अगर हवा पास नहीं होती, अगर हवा पास होनी शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, हीट एनर्जी तो सारी हवा के साथ ही बाहर निकल जाएगी, राइट। तो इसीलिए हम एयर को हमेशा एक पुअर कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत स्मार्टली एक्ट करता है। और वो स्मार्टली क्या एक्ट करता है, वो सारी जितनी भी हीट है उसको वुलन क्लोथ्स की जो लेयर्स होती है उसमें ट्रैप करके रखता है, इसीलिए हम उसको बैड कंडक्टर बोलते हैं और हमारी बॉडी वार्म रहती है। अगर वो बैड कंडक्टर नहीं होता तो हमारी बॉडी कभी भी वार्म नहीं रहती। जितने क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया, आप उन सबको प्रैक्टिस करोगे और टेस्ट योरसेल्फ कि आपको कितने आंसर सही आते हैं और कितने नहीं, कितनी जगहों पे आपको दोबारा रिवीजन की जरूरत है, वो आप इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद गेज कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू एंजॉयड द क्लास।